नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग जो हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का सेशन है वह संडे स्पेशल सेशन होता है। इस पे हम लोग जुड़ते हैं और कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं जो सभी को काम आने वाला है। जो लोग एमडी कर रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा, जो लोग बीएमएस हैं उनके लिए भी काम आएगा, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं पेपर पब्लिश करना है या कुछ ना कुछ रिसर्च का काम करना है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल्स। तो हम लोगों ने पहले सारा चीज पढ़ा हुआ है, 2 चैप्टर। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव इंट्रोड्यूस द मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो हम लोगों ने रिसर्च के टाइप्स पढ़े हैं, मेथड पढ़े हैं। इन दिस चैप्टर वी विल सी द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। हम सारे स्टेप देखेंगे रिसर्च के। वी होप दैट द रिसर्च स्टूडेंट विल एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम एंड हाउ टू प्रिपेयर ए रिसर्च प्रोजेक्ट। अभी हमारे साथ शशि मैम जुड़ी हैं। तो शशि मैम, आरती मैम, इन लोगों को, इनके गाइड लोगों ने, कॉलेज वालों ने कुछ बोला है कि आप लोग किस बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, सिनॉप्सिस किस चीज पे लिखना चाहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को चूज करना है। तो शशि मैम, आरती मैम, आप लोगों को कोई टॉपिक दिया गया है क्या? शशि मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, आप लोगों को कुछ हाँ जी, दिया हाँ जी है? सर। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है मैम। हाँ जी सर। सर ने बोला है अपने मन से चूज करने को, और एक मुझे बोला है जोरहर कसाय पर काम करके लाने को। और वही है कि जो पुरानी चीजों पर नहीं हो, मतलब नहीं हुआ, उन्हीं पर करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करूं जिस पर मैं, क्योंकि वो लिटरेचर रिव्यू टाइप का ही सर करना चाहती हूँ मैं। अच्छा, आपकी तो सर आप ही गाइड कौन है? सजेस्ट करो प्लीज। मैं बता रहा हूँ, गाइड सर कौन है अभी आपका? गाइड कुछ नहीं पता चला। तो कौन से सर ने आपको कहा? वहां पर है अनित सैनी सर है, नेहा मैम है, विपुल मैम है, और ऋषभ जैन सर है। ऋषभ जैन सर तो एचओडी हैं। अनित सैनी सर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और नेहा मैम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर है मोस्टली। अब मैं तीनों सबको जानता हूँ, ये सबको जानता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं ठीक है सर, टॉपिक तो थैंक यू सर। बताऊंगा, लेकिन पहले ये सब चीज क्या होता है ये देखिए। इसमें बोल रहे हैं जी कि सर। वी होप दैट द रिसर्च स्टूडेंट विल एबल टू गेट एन आइडिया अबाउट सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब कोई ना कोई तो इस दुनिया में क्या प्रॉब्लम है, वो एक आइडिया सिलेक्शन करने के लिए। हाउ टू प्रिपेयर ए रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ए स्टूडेंट एंड बिगिनर ऑफ द रिसर्च, ए सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। जैसे कि शशि मैम को अभी डिफिकल्ट हो रहा है कि जोरहर कषाय पे करूं कि इस पे करूं। ये एक रिसर्च प्रॉब्लम ढूंढना एक स्टूडेंट के लिए या कोई भी रिसर्चर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एंड दे आर लाइकली टू सेलेक्ट ए प्रॉब्लम दैट इज टू ब्रॉड इन स्कोप। मतलब वो चाहते हैं कि हम बहुत सारा चीज ढूंढे। जैसे कि शशि मैम पहले सोचती रही थी कि मैं ज्योतिष और आयुर्वेद ऐसे कुछ तो ढूंढूं, बहुत ज्यादा स्कोप हो, दैट इज टू ब्रॉड इन स्कोप, ऐसे सोचने का सोच रही थी। दिस में बी बिकॉज ऑफ देयर एंथुजियास्टिक नेचर। मतलब उनको कुछ, शशि मैम को कैसे इंटरेस्ट है कि मैं ज्योतिष में कुछ करूं।
एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज ऑफ रिसर्च, मतलब रिसर्च किस तरह से करना चाहिए इसका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा नेचर इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। ठीक है। दोज हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड नो दैट रिसर्च इज ऑफर टेडियस। जिन लोगों को रिसर्च हुआ है, जिनका एमडी हुआ है, पीएचडी हुआ है, या फिर जो रिसर्च स्कॉलर्स है, उन लोगों को मालूम है कि कितना टीडियस है, कितना मुश्किल है, कितना पेनफुल है, स्लो और रेयरली स्पेक्टेकुलर है। मतलब कितने लोग पीएचडी करते हैं तो 20-20 साल तक पीएचडी कर जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। कितना मुश्किल काम है, बार बार वो मतलब थीसिस लिखते हैं, फिर वो करेक्शन आता है, फिर वो इसको प्रिंट कराओ, फिर भेजो, मतलब बहुत ज्यादा इसमें एग्जॉस्ट हो जाते हैं इंसान। They realized that the search for truth and solution of important problems require a great deal of time and energy and the intensive application of logical thinking. फिर जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको बाद में पता चलता है कि सच को ढूंढना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, और उसमें लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। ऐसे ही हम कोई भी चीज पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है। रिसर्च इज टीम वर्क रेदर देन एन इंडिविजुअल एक्टिविटी। अकेले कोई भी चीज रिसर्च नहीं हो सकती है, उसमें गाइड लगते हैं, उसमें और जो हम जहाँ पे जाके क्लिनिकल रिसर्च करें वहां के डॉक्टर लगते हैं, पेशेंट लगते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं, टीम वर्क रहता है। अकेले इंसान कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। और उसको अप्रूव करने के लिए भी एथिकल कमेटी के लोग आते हैं, बहुत बहुत इसमें लगता है, यूनिवर्सिटी के लोग लगते हैं। रिसर्चर कैन वर्क इन ए ग्रुप टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वेज। मतलब रिसर्चर जो है ना वो एक ग्रुप बनाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने का अलग अलग रास्ता ढूंढते हैं। इसमें स्टैटिस्टिशियन भी लगते हैं जो हेल्प करते हैं बहुत सारा, फॉर पुलिंग देयर नॉलेज, नॉलेज करने के लिए, एंड आइडियाज एंड शेयरिंग द रिजल्ट्स ऑफ देयर एफर्ट्स। तो जो भी आइडिया देने वाले लोग हैं, जैसे कि कोई सीनियर हो गया, जैसे कि मैम ने कहा कि मेरे एचओडी हैं, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो ये लोग भी देते हैं, या फिर दूसरे मतलब उसी से रिलेटेड दूसरे फील्ड के लोग भी बहुत आइडिया देते हैं, और वो रिजल्ट को अच्छा करने के लिए वो सहयोग देते हैं। रिसर्चर्स आर स्पेशलिस्ट रेदर देन जर्नलिस्ट, मतलब वो स्पेशलिस्ट होते हैं वो चीज का। अब आप 3 साल बाद देखेंगे शशि मैम जो भी टॉपिक पे रिसर्च करेंगी वो इसकी स्पेशलिस्ट हो जाएंगी, ऐसे जनरलाइज बात नहीं करेंगी। ये जो भी बात करेंगी इस पे इनको मैम को पूरा अच्छे से पढ़ा पढ़ा रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, जो भी है, लिटरेरी करें या क्लिनिकल रिसर्च करें, उसकी एक्सपर्ट हो जाएंगी। एंड आर एनालाइजिंग लिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रॉडर प्रॉब्लम्स, जितना ब्रॉडर प्रॉब्लम है उसको एक छोटा लिमिटेड एस्पेक्ट बना के ये मैम करने वाली है। रिसर्च एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट द सब्जेक्ट। ये रिसर्च एक्टिविटी होता है ना, उसमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना होता है। दे शुड कीप इन माइंड दैट दे आर इन द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग रेदर देन प्रूविंग। मतलब उनको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि हम ना टेस्ट कर रहे हैं, प्रूव नहीं करना है, हम जो चीज है उसी को टेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें आता है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, मतलब आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको टॉपिक ढूंढना है, तो आपको प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम मतलब क्या चीज का आप रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या टॉपिक है। While selecting a problem, the approach must be selective. As a student of research, he must know what is his or her area of interest. सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या चीज में है। मेरी एक एमडी जूनियर थी, उसको ना सुश्रुत संहिता बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो उनकी गाइड ने सुश्रुत संहिता पे जितने भी भेषज कल्पना है वह बता दिया। और उनको ना पूरा 3 साल ऐसे लगा कि टॉर्चर हो रहा है, नरक की यातना है, क्योंकि उनको करना ही नहीं था। सुश्रुत संहिता पे क्या पूरा भेषज कल्पना निकालो, दही में और तेल सिद्ध किया है, दही डाल डाल के तेल सिद्ध किया है, मास्टर्स डाल डाल के किया है, ये सब में उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं रिसर्च करने के लिए, तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए वो चीज में, तभी आप वो सेलेक्ट करिए। बिना मन के कोई भी काम करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। मुझे करना था तो माइंड पे करना था, तो मैंने एमडी में भी वो लिया था और पीएचडी में भी लिया था, क्योंकि मुझे करना था वो चीज। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है और सेलेक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज कुछ भी उठा के कहीं से भी कर रहे हैं, हमको अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए वो भी चीज जो भी हम कर रहे हैं। द रिसर्चर हैज टू स्टडी द नीड ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड हाउ द स्टडी विल इंप्रूव द करंट सिचुएशन। तो हमें जरूरत क्या है स्टडी करने का, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, और किस तरह से वो पढ़ना है,
स्टडी करना है कि हम जो करंट सिचुएशन है उसमें कुछ चेंज कर सके, वो जानना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि मैंने जो रिसर्च किया था वो जीवनीय घृत पे किया था, एंगर रिलेटेड, जितना भी पित्त उन्माद के पेशेंट या एंग्री लोग हैं, तो ऐसा रिसर्च हुआ नहीं था। जीवनीय घृत लोग यूज करते हैं लेकिन एंगर पे कभी नहीं करते हैं, वो जबकि वो रक्त प्रसादक है, मेद्य है, ओजस्कर है, साधक पित्त पे काम करता है, हृदय है, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ था। तो क्रोधी लोग जो रहते हैं, आजकल एग्रेशन बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ पे गरिमा गुप्ता जी आई थी, तो उनका माँ और बेटी में टकराव होता है। माँ एक ही चीज को 100 बार बोलती है और बेटी चाहती है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट बनूं, लेकिन माँ उनको छोड़ नहीं रही है। तो ये जो गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद इंसान फिर डिप्रेशन में जाता है, फिर डिप्रेशन में जाता है, फिर उसको गुस्सा आता है, ऐसे वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में माइंड को कैसे कंट्रोल करें कि गुस्सा ना आए। हमारे सामने अनफेवरेबल चीजें आएंगी, लेकिन गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, तो कुछ दवाई की जरूरत पड़ती है। एलोपैथी में एंटी डिप्रेसेंट दवाई देते हैं, एंकोलाइजिंग देते हैं, ब्रेन को सुला देते हैं, लेकिन वो इलाज नहीं है। उसमें कुछ माइंड को हमें जागृत करना है, कि मन को स्ट्रांग करना है। ऐसा मेरा स्टडी था करंट सिचुएशन के हिसाब से, कि मैं इसको किस तरह से और अच्छा आयुर्वेदिक दवाई दूं समाज को। तो वो मुझे मिला और उसका रिजल्ट अच्छा है। The researcher should select the problem in such a way that it will contribute pre-existing knowledge। मतलब कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए समाज को या नॉलेज को, कि हमने कुछ अलग चीज किया है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि पहले पुराने कोई थीसिस निकाल के लाते हैं, या जैसे आटा होता है, आटे को ही कुछ मॉडिफाई करके फिर से पीस डालो, फिर आटे पे आटा पीस डालो। ऐसा रिसर्च नहीं होता है। कुछ तो नया चीज करना है आपको, जो चीज नहीं हुआ है वैसा चीज करना है, और उसमें कुछ तो कंट्रीब्यूट करें हम लोग, जो नॉलेज पहले से है। इसलिए आप लोगों को बोला जाता है कि डॉक्टर बघेल सर का आप बुक देखिए, उसमें सारा कलेक्शन है कि क्या क्या टॉपिक पे रिसर्च हुआ है, प्रीवियस रिसर्च क्या क्या हुआ है, और उसी से मिलता जुलता आप लोग कुछ नया क्या कर सकते हैं। ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए आपको गाइड लोग या एचओडी लोग बोलते हैं। अप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ द फाइनल आउटकम। मतलब प्रॉब्लम अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो वही हमारा फाइनल आउटकम होना चाहिए कि हमने कुछ तो नया टॉपिक सर्च किया है। सो सफिशिएंट टाइम शुड स्पेंड ऑन ए सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। इसलिए टाइम देना चाहिए कि हमको 3 साल रिसर्च में क्या काम करना है, हम किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं। तो वही शशि मैम, आरती मैम को दिया गया है कि आप लोग सर्च करिए क्या चीज पे आप लोग को रिसर्च करना है, तो उस पर टाइम दीजिए, अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करिए, तभी आगे बढ़िए। अब ये तो टॉपिक से रिलेटेड हो गया। अब आ गया लिटरेरी रिसर्च। लिटरेरी रिसर्च मतलब जितना भी किताबी नॉलेज है वो हमें ढूंढना है। विदाउट एग्जामिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज फॉर नॉलेज, द सर्च फॉर न्यू नॉलेज कैन नॉट यील्ड द समथिंग मीनिंगफुल। ऐसा तो मतलब अगर आपने क्या क्या चीज पे रिसर्च हुआ है, अगर आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या चीज नया चीज करना चाहते हैं। हो सकता है आपने अभी कुछ नया टॉपिक निकाला है, लेकिन वो पहले रिसर्च हो चुका होगा। तो ऐसा ही चीज नहीं करना है, हमें कुछ नया करना है। इसलिए आपको पूरा एग्जामिन करना है क्या क्या चीज पे एमडी रिसर्च हुआ है, पीएचडी रिसर्च हुआ है। उसका पूरा लिस्ट आता है, ऑनलाइन भी मिलता है और बुक में भी मिलता है। इसीलिए फिर हम मीनिंगफुल कुछ तो चीज कर सकते हैं। रिसर्च इन ए वैक्यूम इज नॉट पॉसिबल। मतलब उसमें वैक्यूम नहीं होना चाहिए। सो अटेम्प्ट शुड मेड एज फार एज पॉसिबल टू फाइंड आउट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन। मतलब पहले क्या किया जा चुका है, उससे रिलेटेड हमें और क्या करना है वो देखना चाहिए। व्हाट इज स्टिल टू बी डन, और क्या ढूंढना है। एंड इन व्हाट वे द प्रपोज स्टडी इज गोइंग टू सर्च फॉर ए न्यू। तो हमें किस तरह से, वो रास्ता भी हमें मालूम होना चाहिए। हम कुछ नया चीज ढूंढना चाहते हैं। अगर मैंने अभी कोई काम कर लिया है, वही 1 साल बाद वही काम करेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। कुछ तो उससे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने क्रोध पे किया है, किसी को हेट्रेड पे करना चाहिए, किसी को भय पे करना चाहिए। कोई दवाइयां लेके और मेरा ही पैरामीटर यूज करके कोई और इमोशन पे काम करे। ऐसा जो चीजें उसी से रिलेटेड कुछ नया चीज करना चाहिए। It is it is essential that information about all the thesis and dissertation from all the university should be collectively available on the internet। इसलिए जितने भी थीसिस हुए हैं इंडिया में, आयुर्वेद रिलेटेड हैं, हम आयुर्वेद के फील्ड के हैं, तो हमें आयुर्वेद के जितने भी थीसिस हुए हैं आज तक स्वतंत्र भारत में, डेजर्टेशन में, वो सबको हमें इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको सर्च करना है। एमबीबीएस वाले जो हैं वो आज तक जो भी जैसे कि ऑन्कोलॉजी में जो जो रिसर्च हुए हैं उसके थीसिस लिखे हैं वहां के डॉक्टर्स ने, एमडी डॉक्टर्स ने,
उसका इंटरनेट पे है। स्किन के डॉक्टर हैं, उन्होंने जो जो रिसर्च किया है वो सब है। गायनेकोलॉजी में जिन जिन लोगों ने जो जो किया है रिसर्च वो सब है। जो सब्जेक्ट के हैं उसके थीसिस और डिसर्टेशन पूरी तरह से अवेलेबल होना चाहिए इंटरनेट पे, वो टॉपिक उसका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, उसका थोड़ा शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन टाइप कुछ तो समरी होना चाहिए, 1 पेज का ही हो कि हाँ इस पे काम हुआ है, ऐसे अवेलेबल होना चाहिए। तभी हम आगे थोड़ा हमें आइडिया मिलता है। It is essential to identify the gap in existing knowledge and then the effort should be made to bridge the gap. तो गैप हमें पता चलता है कि अभी तक ये रिसर्च हुआ है, इसके आगे हमें और क्या बढ़ना है, तभी हम आगे एफर्ट यूज कर सकते हैं कि गैप के बीच में हम ब्रिज बना सके। जैसे कि नदी है, हमें पुल बनाना है, तो वैसे ही अभी हमें किस चीज की तरफ जाना है, कहाँ तक वो काम हो चुका है। जैसे रोड बना रहे हैं, आगे नदी आए, तो कहाँ तक वो रोड बन चुका है, आगे नदी करके पुल बनाना है। इसी तरह से कहाँ तक वो रिसर्च हो चुका है और हमें आगे अपने टॉपिक तक जाना है, तो उसके बीच में क्या है वह जानने के लिए हमें पूरा पढ़ना पड़ता है। If this essential effort is not done, then the chances of duplication of the work is there. अगर ये सब हम नहीं देखेंगे, थीसिस नहीं देखेंगे, डेजर्टेशन नहीं देखेंगे, तो एक ही काम का डुप्लीकेशन हो जाएगा। अगर मेरा ही काम मोनिका मैम करेंगी, मोनिका दीप मैम करेंगी, कंचन मैम करेंगी, तो उन्होंने क्या किया, वो डुप्लीकेट चीज हो गया, सेम चीज वही चीज हो गया, तो फिर वो रिजेक्ट होता है, वो टॉपिक और थीसिस सब रिजेक्ट हो जाता है, उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। A review of literature gives us an exact idea about the theme and methodology also. मतलब हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं सारे, तो हमें एक एग्जैक्ट आइडिया पता चलता है क्या चीज है, थीम क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। द रिव्यू कैन बी डन बाय प्रीवियस थीसिस। जितने थीसिस हुए हैं सबको एक बार हमें रिव्यू करना पड़ता है, क्या क्या नाम है। वैदिक लिटरेचर, क्योंकि हम आयुर्वेद वाले हैं तो हमें वैदिक लिटरेचर करना है। टेक्सचुअल रेफरेंसेस, हमारे जो चरक संहिता की टेक्स्ट है, या फिर जो जैसे कि माधव निदान में जो भी टेक्सचुअल रेफरेंसेस है, उसमें क्या क्या काम हुआ है। पब्लिश रिसर्च आर्टिकल्स जो भी हैं वेरियस सेमिनार्स में, या फिर हमारे जो जर्नल्स हैं उसमें रिसर्च आर्टिकल्स कौन कौन टॉपिक पे आए हैं, उसको एक बार देखना पड़ता है। और इंटरनेट, इन सब से हम रिव्यू करते हैं, सब चीज चेक करते हैं कि क्या क्या टॉपिक हुआ है। जैसे कोई सर्जरी में शल्य में काम कर रहे हैं, तो शल्य में कहाँ कहाँ, जैसे भगंदर पे काम हुआ है, कौन सी दवाई का भगंदर में यूज हुआ है, भगंदर पे अगर कोई एक काम हुआ है, जात्यादि तेल का हुआ है, तो हम लोग कोई और ड्रग सेलेक्ट करें भगंदर पे, उससे और अच्छा बनाने का कोशिश करें, भगंदर और जल्दी ठीक हो। इसको बोलते हैं रिसर्च। नहीं तो आप जात्यादि तेल पे पहले काम हुआ है, उसी पे जात्यादि तेल और भगंदर पे करेंगे, वो डुप्लीकेशन होगा, आपने नया क्या किया, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको नया चीज ढूंढना है, नया दवाई ढूंढना है, लेकिन पहले जो काम हुआ है उसके उससे रिलेटेड कुछ काम आपको नया चीज करना है। अब आता है टाइटल। जब हम प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लिए हैं, उसको एक टाइटल देना जरूरी है। तो ये 50 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए, बहुत बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए। जैसे कि लिटरेरी स्टडी ऑफ दिस एंड दिस, मतलब 50 कैरेक्टर में ही होना चाहिए, बहुत एक लाइन में होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन आर स्ट्रॉन्ग इंप्रेसिव। A good title can be defined as fewest possible words that adequately describe the contents of the paper. आपको इतने अच्छे शब्द यूज करना है, इतने अच्छे शब्द कि वो पूरा पेपर जो है, आपका जो रिसर्च पेपर है या आपका थीसिस है या सिनॉप्सिस है, उसको पूरी तरह से वो डिस्क्राइब कर सके, और वो बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए। जैसे कि आज आज तक जो चैनल है उसमें आया कि टीवी के इतिहास में पहली बार बिना एंकर का शो, मतलब कोई एंकर नहीं था और सारे पॉलिटिकल लोग डिबेट कर रहे थे। तो ये हमको अलग चीज लगा कि एंकर नहीं है आज और ये लोग डिबेट करें, तो बिना एंकर के ये कितना प्रभावशाली शब्द है। फिर लोगों ने देखा, टीआरपी बढ़ गया कि बिना एंकर के कैसे बात कर। वैसे हमारा जो टॉपिक है वो इतना इंप्रेसिव होना चाहिए कि हमें पूरा समझ आए, है ना। जैसे कि किसी ने किया था कि ये जो मैंने बताया था, मेरा एक क्लासमेट है, उसने एक रिसर्च किया था, मेरे को टॉपिक याद नहीं आ रहा। एक बस्ती दिया था, वो बस्ती को कुष्ठ में और प्रमेह में किया था, हस्बैंड वाइफ दोनों ने किया था। वो बस्ती का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, गंगवार सर हमेशा देते हैं, शक्ति मोहन जी भी देते हैं। एक बस्ती था कोई, तो वो इतना अट्रैक्टिव था कि अरे पहली बार ऐसा ये ऐसा बस्ती दिया गया है ना। ऐसे ही हमारा जो शब्द होना चाहिए
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उससे पूरा जो रिसर्च है उसके बारे में हमें पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा हमारा टाइटल होना चाहिए। रिसर्च पेपर का हो, थीसिस का हो, सिनॉप्सिस का हो, बहुत ही इंप्रेसिव होना चाहिए। फिर एब्स्ट्रैक्ट, जब भी हम कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट हमें 250 वर्ड्स में लिखा हुआ होना चाहिए। जब भी हम जैसे कि रिसर्च पेपर आप लोग देखिए, पबमेड में देखिए, गूगल स्कॉलर में देखिए, तो उसमें आप एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे जर्नल के, तो 250 वर्ड्स में एक पैराग्राफ में सारा चीज लिखा होता है, मतलब पूरा एक समरी होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। It can be defined as a summary of the information in a document. A well-prepared abstract enables readers to identify the basic content of a document quickly. क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं है कि सारे रिसर्च पेपर को शुरू से अंत तक पढ़ें, इतने करोड़ों रिसर्च पेपर्स हैं। हमें तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट देके समझ आना चाहिए कि इसमें क्या क्या रिसर्च हुआ है, क्या क्या चीज हुआ है। A well-prepared abstract enables reader to identify the basic content of the document quickly and accurately. तो हमें डॉक्यूमेंट क्विकली पढ़ने में और एक्यूरेटली पढ़ने में समझ में जल्दी आता है। To determine its relevance to their interest and thus decide whether they need to read the document entirely. जब वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना, तो फिर वो सोचते हैं कि हमें पूरा पेपर पढ़ना है क्या, उनको इंटरेस्ट आता है। अगर एब्स्ट्रैक्ट अच्छा नहीं होगा, बोर होगा, तो कोई पढ़ेगा नहीं पूरा पेपर। तो एब्स्ट्रैक्ट में एकदम अच्छे शब्द यूज करना है और पूरा जो हमारा रिसर्च है उसका सारांश भाग, समरी को हमें 250 वर्ड्स में लिखना चाहिए। उसमें भी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी सब होता है, एक एक लाइन में सब होता है। द एब्स्ट्रैक्ट शुड कंसिस्ट विद इन 250 वर्ड्स, 250 वर्ड में ही वो लिखा हुआ होना चाहिए। अब आता है एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन। जब भी आप रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। थीसिस के पहले भी, सिनॉप्सिस में भी, रिसर्च आर्टिकल्स में भी आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने शुरुआत अच्छा किया तो मतलब आपका 50% तो बात हो ही गया। द पर्पज ऑफ द इंट्रोडक्शन इज टू सप्लाई सफिशिएंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू अलाउ द रीडर टू अंडरस्टैंड व्हाई ए पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक सेलेक्टेड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो इंट्रोडक्शन जो रहता है उसका पर्पस क्या होता है कि हम पूरा सफिशिएंट बैकग्राउंड दें, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमें ये रिसर्च हमने किया है। जो पढ़ने वाला है उसको समझ आना चाहिए कि ये क्यों टॉपिक है और ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया गया और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। जैसे कि मेरा था कि क्रोध, मैंने क्रोध का इंपॉर्टेंस बताया कि आजकल क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और डिप्रेशन आ रहा है उसकी वजह से। तो क्रोध पे स्टडी करना कितना इंपॉर्टेंट है, उतना मैंने इंट्रोडक्शन लिया। अगर किसी को इंटरेस्ट है क्रोध पे समझने का, तो वो मेरा पूरा पढ़ेगा ना। अगर मैंने इंट्रोडक्शन बकवास लिखा तो लोग पढ़ेंगे नहीं। इसलिए इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। द रूल्स फॉर गुड इंट्रोडक्शन आर एज फॉलोज। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपना सिनॉप्सिस का या थीसिस का या रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे, तो द इंट्रोडक्शन शुड प्रेजेंट विद ऑल पॉसिबल क्लैरिटी इन नेचर। सब चीज क्लियर क्लियर होना चाहिए। द स्कोप ऑफ प्रॉब्लम इज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जो भी प्रॉब्लम है समाज में, जो भी व्याधि है मानसिक शारीरिक, उसको आपने इन्वेस्टिगेट किया, तो उसका स्कोप क्या है, क्यों कर रहे हैं वो चीज, क्यों रिसर्च किया आपने, वो सारा इंट्रोडक्शन में आना चाहिए और सारी बातें क्लियर क्लियर होनी चाहिए। इट्स टू स्टेट द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशनल डेफिनेशंस। आपने किस तरह से रिसर्च करना है, उसके मेथड और जो ऑपरेशनल डेफिनेशन होना चाहिए। अभी मैंने अगर लिखा है कि मैं क्रोध पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑपरेशनल डेफिनेशन देना भी जरूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से क्रोध जो है वो 3-4 शब्दों में लिखा है, जैसे कि उपतप्त मन, तप्त मन, संतप्त मन, शुद्ध मन, संशुद्ध मन, ऐसे 5-6 डेफिनेशन दिए। तो मैंने ऑपरेशनल डेफिनेशन ये यूज किया, शुद्ध मन, संशुद्ध मन, संतप्त मन। ये 3 डेफिनेशन मैंने लिया और उसको मैंने डिफाइन किया कि शुद्ध मन क्या होता है। इरिटेटेड माइंड, कोई गुस्से में रहता है ना, तो पहले वो थोड़ा सा इरिटेट होता है, फिर संशुद्ध उससे ज्यादा इरिटेट होता है, और संतप्त जिस तरह से गर्मी लगती है, इतना ज्यादा क्रोधी है। क्रोध प्रज्वलात्मितात्मनः, मतलब क्रोध होता है जैसे अग्नि जल रहा है। ऐसे मैंने शब्द संस्कृत के डेफिनेशन डाले और उसको डिफाइन किया, पूरे अच्छे से समझाया। तो ये होता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। मतलब मैं इस क्रोध पे, इस लेवल पे
ये अपनी दवाई दूंगा तो मुझे इतना फायदा होगा। तो आप जो भी टॉपिक लें उसमें इंट्रोडक्शन में आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखना जरूरी है। अगर आप बोलेंगे कि मैं भय पे काम कर रही हूँ, तो भय पे या विषाद पे कर रहे हैं, उसका भय का क्या क्या शब्द लिखा हुआ है। विषाद पे लिख रहे हैं तो अवसादित मन होता है। फिर उसके बाद में अलग अलग टाइप रहता है, अवसाद होता है, विषाद होता है। उसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है, वो ऑपरेशनल डेफिनेशन होता है। इट शुड रिव्यू द प्रिंसिपल रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें इंट्रोडक्शन में पता चलना चाहिए। फाइनल आउटकम क्या है, हमने रिसर्च किया, हमको फायदा हुआ, तो वो इंट्रोडक्शन में सब समझ आना चाहिए। इट शुड टेल द प्रिंसिपल रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू करना है और वो बताने वाला होना चाहिए। और टेल द प्रिंसिपल कंक्लूजन, मतलब हमारा जो कंक्लूजन निकला रिसर्च का, वो सारा इंट्रोडक्शन में आना चाहिए कि हमने इस तरह से रिसर्च करना है और हमें ये चीजें प्राप्त हुई। ये सब इंट्रोडक्शन में हमें थोड़ा सा शॉर्ट में हमें समझ आना चाहिए। अब आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा है। जो लोग एमडी करके डेजर्टेशन लिख लिए हैं उनको ये बात सब समझ आ रही होगी कि इंट्रोडक्शन आप लोग पढ़ेंगे रिसर्च पेपर या थीसिस, तो आप लोग को ये चीजें और अच्छे से क्लियर होगा मैं जो बता रहा हूँ। अभी आप लोग जो सुन रहे हैं वो आपके कान में जाने चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे रिसर्च पेपर, आर्टिकल्स, थीसिस, तो आप लोग को ये सारी चीजें जरूर काम आएंगी कि हमने क्या बात किया था। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, आपका रिसर्च का एम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो जरूरी रहता है। एम स्टेट्स द इंटेंशन फॉर विच रिसर्च एक्टिविटी इज कैरिड आउट। आपका इंटेंशन क्या है, किस चीज के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो वो एक लाइन में एम होना चाहिए। Whereas objectives are variable aspects of the study, उसके अलग अलग वेरिएबल एस्पेक्ट रहते हैं स्टडी के। टू क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ टाइटल, एम एंड ऑब्जेक्टिव, फॉलोइंग एग्जांपल्स आर गिवन। ए रिसर्च टाइटल, अब रिसर्च टाइटल क्या होता है? ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ एंटी अर्थेटिक एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन पुणे रीजन। मतलब जॉइंट पेन जो रहता है, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मतलब जो अर्थराइटिस होता है ना, संधिवात, उसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्या क्या है पुणे रीजन में? महायोगराज गुगुल है, त्रयोदशांग गुगुल है, लाक्षा गुगुल है, बहुत सारे तेल हैं। तो इसका डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऐसा हमारा एम हो गया, है ना। एक एग्जांपल से इन्होंने बताया, इसी को एग्जांपल से और बता रहे हैं। आर द XYZ आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिकेटेड आर्थराइटिस फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ आयुर्वेदिक थेरेपेटिक्स। मतलब एम ये हो गया कि जितना XYZ आयुर्वेदिक मेडिसिन है अर्थराइटिस में, वो आयुर्वेदिक गाइडलाइन को जो चिकित्सा है उसके थेरेपेटिक्स, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट इंडिकेटेड इन अर्थराइटिस। मतलब पेटेंट कौन से हैं और प्रोप्राइटरी कौन से हैं, वो कौन कौन से इंडिकेटेड है अर्थराइटिस में, उसका रैशनल क्या है। एक तरह से एम हो गया क्योंकि हमको उस टॉपिक पे रिसर्च करना है। ऑब्जेक्टिव, अब उसी को सिंप्लीफाई करके वेरिएबल बना के बताया। टू स्टडी द रैशनल बिहाइंड द फॉर्मुलेशन डिजाइन ऑफ पी एंड पी प्रोडक्ट, मतलब प्रोप्राइटरी एंड पेटेंट प्रोडक्ट ऑफ अर्थराइटिस। टू स्टडी द रेगुलेटरी स्टेट ऑफ पी एंड पी आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिकेटेड इन अर्थराइटिस। रेगुलेटरी स्टेट क्या है? इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ फॉर्मुलेशन यूज्ड इन अर्थराइटिस। हमारा कोई भी फॉर्मुलेशन बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, हमारे मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए। उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। एक एग्जांपल से बताएं। मेथड एंड मटेरियल, अब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या साधन का प्रयोग कर रहे हैं कि हमको रिसर्च करना है। मटेरियल क्या है और मेथड क्या है? द मटेरियल मीन्स द ऑब्जेक्ट एंड इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च। हम कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। मेथड्स आर द डिटेल्स ऑफ द मेथड्स आर मोर डिटेल्स ऑफ द प्रोसीजर विच आर कैरिड आउट इन रिसर्च एक्टिविटी। पूरा प्रोसीजर की जानकारी रहती है उसमें। द मेन पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स सो दैट ए कॉम्पिटेंट वर्कर कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट। मतलब इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट का डिटेल्स होता है, जैसे कि आगे आएगा इंक्लूसिव क्राइटेरिया, एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, किन किन पेशेंट को हमें लेना है, कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड करना है और किस किस को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड करना है किसको और एक्सक्लूड किसको करना है। तो ये भी रहता है मटेरियल मेथड्स के बाद में। और हम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हमने क्या मेथड यूज किया, तो जो भी कॉम्पिटेंट वर्कर होगा या फिर जो हमारे कोलीग होंगे या फिर हमारा रिसर्च जो पर्सन है, वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आगे आगे।
The scientist work has the characteristic of reproducibility, hence the materials and methods should be given in detail. जो हमारा साइंटिस्ट का वर्क है, वो बार बार वो चीज को बना सके मटेरियल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रिसर्च किया क्रोध के पेशेंट में, तो मैंने उसका पूरा प्रोटोकॉल बनाया कि मेरे पास इतने पेशेंट आएंगे, क्रोधी लोगों को हम लेके आएंगे, उनको 3 ग्रुप में करेंगे, पहले रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से जो बहुत ज्यादा क्रोधी होंगे उनको हम 90 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे करेंगे. ग्रुप ए को हमने एलोपैथी दवाई दिया, ग्रुप बी को हमने आयुर्वेदिक दवाई दिया, ग्रुप सी को हमने दोनों दवाई दिया. तो जो मेरा काम ऐसा है कि अगर वो मैं और भी पेशेंट ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक एक्सपेरिमेंट का प्रोटोकॉल तैयार है, मैं बार बार ला सकता हूँ. इसलिए मटेरियल और मेथड लेना बहुत जरूरी होता है. रिजल्ट एंड एनालिसिस. द ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टडी आर प्रेजेंटेड आइदर इन टैबुलर और ग्राफिकल मैनर. मतलब मैंने 90 पेशेंट में 3 ग्रुप में किया, 3 ग्रुप में किया, 30 पेशेंट किया. ग्रुप ए में मेरे पास बिफोर ट्रीटमेंट गुस्से वाले लोग थे, आफ्टर ट्रीटमेंट एलोपैथी का ड्रग लेने से उनको इतना फायदा हुआ. उसका मैंने एक चार्ट बनाया कि इतना फायदा होता है इतने दिन में. मैंने फिर आयुर्वेदिक दवाई दिया ग्रुप बी में, इतना दवाई से इतना फायदा हुआ, एक वो मैंने बनाया. और ग्रुप सी में दोनों मिक्स करके दिया, इतना फायदा हुआ. तो ये टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल मैनर में मुझे प्रेजेंट करना है. जनरली फॉर द एनालिसिस पर्पज द डाटा शुड बी ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली. तो जो भी हम एनालिसिस करते हैं, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए एक्सेल डेटा है, एक्सेल चार्ट बनाते हैं, फिर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, टेबुलर करते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं. वो हमारे स्टैटिस्टिक्स में आएगा कि हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने डेटा को, वो आएगा. टेबुलर फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एंड ग्राफ आर गिवन फॉर क्वालिटेटिव डेटा. क्वांटिटी वाला जो है 1 2 3 हम जो दे सकते हैं वो टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, और जो ग्राफ में अगर हम दे रहे हैं वो क्वालिटेटिव मतलब अच्छा, बुरा, ठंडा, ये हम क्वालिटेटिव डाटा बोलते हैं. और क्वांटिटेटिव मतलब 1 2 3 हम जो नंबरिंग कर सकते हैं. एनालिसिस इज कैरिड आउट बाय डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस. दिस मेथड्स आर गिवन इन स्टैटिस्टिक्स टॉपिक. मतलब जो अलग अलग जो एनालिसिस करते हैं, मैंने बोला ना स्टैटिस्टिक्स में वो बताया जाएगा. पाई डायग्राम होता है, फिर राउंड सर्कुलर उसमें देते हैं, या फिर ग्राफिकल करते हैं प्रेजेंटेशन, या बार डायग्राम होता है. अलग अलग तरह से हम लोग डेटा को देते हैं. अभी आप लोग टीवी भी देखते हैं, तो आप लोगों को बार बार ये दिखाया जाता है, चैनल वाले दिखाते हैं कि बीजेपी को किसने किसने वोट दिया, भूमिहार कितने थे, हर स्टेट के बारे में, भूमिहार कितने थे, दलित कितने थे, एक डेटा देते हैं. उससे हमें पता चलता है कि बीजेपी को इतना वोट शेयर था, और महागठबंधन को, इंडिया अलायंस जो अभी बना है, उसको इतना वोट शेयर था. अब हमें कितने शेयर बढ़ाने हैं, उसके लिए बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा. तो मोदी जी है ना, या बीजेपी, वो लोग क्या करते हैं, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहे हैं. कि जैसे कि पहले उन्होंने क्या किया कि हिंदू का वोट लेना है हमें, हिंदुओं का वोट मिलेगा तो वो बीजेपी का कोर वोटर है सारे. तो उन्होंने राम मंदिर का सब इनॉग्रेशन किया. फिर उन्होंने सोचा कि बिहार जैसे जगह में यादव कम्युनिटी है, यूपी और बिहार में यादवों को हमें रिझाना है, तो उन्होंने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री यादव समाज से बनाया. मतलब वो लोग एक एक चीज का जो स्टैटिस्टिकल डेटा उनके सामने दिया गया, उस पे वो काम कर रहे हैं स्ट्रैटेजी बना के. तो यादव लोगों को दे दिया. फिर उन्होंने सोचा कि कुर्मी समाज है, उनको भी हमें साधना है. तो कुर्मी के उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री थे पहले के, उनको उन्होंने भारत रत्न दे दिया. फिर उन्होंने सोचा कि साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में हमारा वोट शेयर कम है, हमें आंध्र प्रदेश से भी वोट लेना है, तो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को दे दिया. फिर उन्होंने सोचा, मतलब ऐसे वो स्ट्रैटेजी बना रहे. फिर उन्होंने सोचा कि जो नीतीश कुमार है वो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो आ गए तो बिहार में 40 सीट कम हो जाएगा, तो उनको फोड़ो. उनको फोड़ दिया, वहां से लेके आए. ये सब स्ट्रैटेजी होता है. महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चल रहा है, तो झगड़े भी लगे, पॉलिटिक्स है, मतलब मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ. मराठा आंदोलन के लिए उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, आप लोग इसको समझेंगे तब आपको समझ आएगा. अब मराठा आंदोलन को इन लोगों ने भड़काया, मतलब गवर्नमेंट में जो लोग है ना, उन्होंने ही भड़काया कि मराठा लोगों को भड़का दिया कि चलो हमें आरक्षण चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कहा कि 50% से ज्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं, और
मतलब दलित समाज को एक दिया आरक्षण, ओबीसी को दिया, और जो भी दिया 51 या 50% तक ही हम दे सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के वोट के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना है, उनका वोट शेयर लेना है, और ये शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ना है, उनका वोट शेयर लेना है। और वो मराठा कम्युनिटी है और कुणबी समाज, मतलब जो ओबीसी हैं, उनका भी लेना है। तो उन्होंने पहले तो 3 ऐसे फॉर्मूला बनाए, मतलब एक स्ट्रैटेजी बस बता रहा हूँ पॉलिटिक्स का। उन्होंने क्या किया कि एक हिंदू के वाले जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी संभालेंगे हिंदू वोट को, ठीक है? हिंदू वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उसको वो संभाल रहे हैं। मराठा वालों को भड़का दिया कि आप लोग आंदोलन करो, और उनको एकनाथ शिंदे जी संभाल रहे हैं कि हाँ हम देंगे, हम उन्होंने बिल पास करा दिया। पहले बोले नहीं करेंगे, फिर करेंगे, हम काम कर रहे हैं। तो मराठा समाज को इधर उधर ऐसे भटकाया, बाद में बोल दिया चलो हमने दे दिया 10% आपको आरक्षण दे दिया। फिर उन्होंने खुद झड़के लगाए कि मराठा वालों को बोला कि आप कुणबी कुणबी मराठा जो है, वो लोग मतलब कुछ अलग तरह का कास्ट होता है, उसमें आप जाके ओबीसी में घुस जाओ। अब वो वहां मांग करने लगे, ऐसे लड़ाया जाता है, खुद ही में लड़ाया जाता है। तो वो लोग करने लगे। तो फिर ओबीसी के जो नेता हैं छगन भुजबल जी, वो भी इनके साथ हैं अभी, उनको भड़का दिया कि आप बोलो कि ओबीसी का हम नहीं देंगे वोट शेयर, 27% जो है हमारा, हम अभी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा स्वतंत्र है, हम मराठा लोग को ऐड नहीं करेंगे। ऐसे झगड़े लगाए। फिर उसके बाद में फिर बोल दिया कि हाँ हम देंगे नहीं देंगे। ऐसे करके क्या हो गया, कुणबी भी खुश है, वो भी खुश है कि ये हमारे लिए बात कर रहे हैं, ओबीसी भी खुश है कि ये हमारे लिए बात कर रहे हैं, मराठा भी खुश है कि हमारे लिए उन्होंने दिया। हुआ कुछ नहीं है, आरक्षण नहीं मिला है। वो सुप्रीम कोर्ट में अभी डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देगा तब आरक्षण मिलेगा। और ये चीज इन्होंने पहले कर चुके थे, 5 साल पहले जब देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये समाज की भावनाओं को किस तरह से भड़काया जाता है, और खुद ही आग लगाते हैं, खुद ही सॉल्व करते हैं, ये पॉलिटिक्स होता है। तो ये जितना भी काम हो रहा है पॉलिटिक्स या जो भी, ये स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से कहाँ से वोट शेयर, कहाँ से किस तरह से हमें लाना है, ये पूरा इस पे स्ट्रेटेजी पे काम होता है। अगर ये स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी, मतलब ये डेटा नहीं रहेगा, तो क्या चीज पे काम करेंगे? अब यही चीज जो है कांग्रेस पार्टी या दूसरे लोग इन सब पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका फंडा क्या है कि हमें तो राहुल गांधी को ही लाना है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ, हमें तो चाहे कुछ भी हो जाए राहुल गांधी को ही लाना है। और हमें मतलब उनके अलावा कोई को नहीं करना है, और केवल लड़ाई कराना है हिंदू मुस्लिम सेकुलर वोट, मुस्लिम वोट, इस पे ही काम करना है। तो वो लोग कहीं कहीं फेल हो जाते हैं, क्योंकि बोर बोर एक ही चीज को बार बार कितने साल तक लोग करेंगे। कुछ तो ऐसा ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए ताकि लोगों की भावनाएं जुड़े। उस टाइम पे देशभक्ति पे पुलवामा अटैक हुआ, फिर अटैक हुआ, तो उन्होंने भावना को पकड़ा, कैसे वोट मिल सकता है। हम लोग भी जब रिसर्च करते हैं, अपना जो हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, ये तो मैंने पॉलिटिक्स से आपको समझाने का कोशिश किया। जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास एक डेटा रहता है, डेटा देखते हैं और देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा काम किया तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। और पहले के रिसर्च हुए उसमें डेटा से हमें पता चलता है, डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ये हम स्टैटिस्टिक्स पे बात करेंगे, जब हम वो टॉपिक लेंगे तब बात करेंगे। अब आता है डिस्कशन। जो भी रिजल्ट आया है हमारा, वॉट एवर द रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड, दे शुड बी एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। जो भी हमको रिजल्ट मिला है हमारे एक्सपेरिमेंट से, तो वो एनालाइज करना है और डिस्कस करना है। Discussion must contain theoretical implication as well as any possible practical implication। अगर आपने क्लिनिकल ट्रायल किया है तो आपका थ्योरी क्या है, थ्योरेटिकल क्या क्या बातें हैं। जैसे कि मैंने क्रोध पे काम किया था, तो मैंने जीवनीय घृत जो है पित्तज उन्माद में वर्णित है। पित्तज उन्माद में लोगों को क्रोध आता है, पागल लोगों को क्रोध बहुत आता है। तो उसका मैंने लिखा कि चरक संहिता में ऐसे ऐसे मेंशन किया है। जीवनीय गण जो है वो हमारे चरक संहिता में है, उसका काम रक्त प्रसादन है। जीवनीय गण का जो जो टॉपिक है वो सब मैंने किया, और प्रैक्टिकली भी मैंने जब एप्लीकेशन किया मुझे ऐसे ही रिजल्ट मिला। तो ये डिस्कशन में मुझे प्रेजेंट करना पड़ा। इन द डिस्कशन ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट मस्ट बी एम्फसाइज्ड विदाउट एनी हेसिटेशन। मुझे रिजल्ट मिल रहा है मेरे एक्सपेरिमेंट में या निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है या निगेटिव आ रहा है, इसको बिना हेसिटेशन बिना शर्म के हमें बताना है। हमें जो भी आया है वो सच बताना है। जैसे कि मैं अपने पेशेंट लोग को बोलता हूँ यहाँ पर कि आप लोग सच बताइए, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो पता तो चले फायदा नहीं हो रहा है,
तो अगर नहीं हो रहा है, उसमें क्यों नहीं हो रहा है, उसका हम बाद में रिसर्च करेंगे। पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब हम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। ये सारा चीज डिस्कशन में होना चाहिए। कंक्लूजन जो रहता है, सम इन्फ्लुएंसेस आर नेसेसरी एंड दिस कैन बी, these आर गिवन एट टू द कंक्लूजन। मतलब पूरा जो हमारा रिसर्च हुआ उसका कंक्लूजन वहां पे देना जरूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा रिसर्च ऐसे हुआ है। फिर आता है समरी। समरी तो हमारा सारांश भाग हो गया। कंक्लूजन हो गया हमारा रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में हम लोग बता रहे हैं। समरी मतलब द हाइलाइट्स ऑफ द स्टडीज आर गिवन इन सच ए वे दैट दे कवर ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी। मतलब हमने किस तरह से मेथड अपनाया, एम्स ऑब्जेक्टिव क्या था, मेथड्स क्या थे, मटेरियल क्या था, हमने किस तरह से एग्जीक्यूट किया वो रिसर्च को, और हमें क्या आउटकम आउटकम मिला, हमारा जो एनालिसिस एनालिटिकल डेटा है उसने क्या बताया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये सारा समरी होता है। and can give a brief overview to the reader and others who are not in the process of the study। जो लोग अभी जैसे मेरे डिपार्टमेंट के और टीचर लोग नहीं इन्वॉल्व है मेरे रिसर्च में, लेकिन उनको मुझे बताना है या मुझे और समाज को बताना है, तो समरी में लिखूंगा तो उनको समझ आएगा कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऐसे ऐसे आउटकम आया। ये पूरा समरी सारांश भाग हमें समरी में लिखना पड़ता है। रेफरेंसेस, जहां जहां से मैंने जो जो ग्रंथ यूज किए हैं, इंटरनेट यूज किया है मैंने, पहले लोग के रिसर्च पेपर्स देखे हैं, आयुर्वेद के बुक्स देखे हैं, आयुर्वेद के संहिताएं देखी हैं, वो सबका रेफरेंस होना चाहिए। ऑल द रेफरेंसेस विच आर यूज्ड टू इन द स्टडी और रिसर्च प्रोजेक्ट शुड बी रिटन इन दिस सेक्शन। these are there are different standardized formats are available for the writing of the references। तो इसमें हमें जो भी हमें लिखना है रेफरेंस कि हमने यहाँ से ये लिया है, ये रेफरेंस दिया है। जैसे कि किसी ने बोला था कि डिप्रेशन और एंगर होता है, वो एक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये किसी साइंटिस्ट ने बोला था। वो रेफरेंस मैंने अपने थीसिस में लिखा कि ये साइंटिस्ट का ये बात है। चरक संहिता में ऐसा ऐसा रेफरेंस है कि क्रोध में उपतप्त मन, संतप्त मन, शुद्ध मन, संशुद्ध मन, उपतप्त मन, ये रेफरेंस यहाँ यहाँ पे लिखा है। ये रेफरेंस लिखना जरूरी है। तो उसके लिए नेम ऑफ द ऑथर, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल से ले रहे हैं या बुक से ले रहे हैं, या नेम ऑफ द जर्नल, ईयर, डेट एंड पेज नंबर, ये हमें देना है। जैसे कि रोजेस एलन ने लिखा था कुछ, फार्मेकोजेनेटिक्स नाम की बुक है, जो आर्टिकल है ए रिव्यू नेचर, इस पे उन्होंने लिखा था। साल कौन सा था, तो 2000 साल था, 20 दिसंबर को था, पेज नंबर 405। ये हमें रेफरेंसेस लिखना पड़ता है। फिर आता है रिसर्च प्रोटोकॉल। अब ये हम रिसर्च करें, इसका एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। Definition: Protocol is an accepted code of behavior in particular situation. Research protocol is just like a blueprint of the plan, which gives an idea about future building project। जैसे कि हमें किसी का बिल्डिंग बनाना है या हमें रोड बनाना है, तो हम एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि हम ऐसे रोड बनाएंगे, हम ऐसे। इसी तरह से हमारा जो रिसर्च है उसका हम प्रोटोकॉल बनाते हैं, ब्लूप्रिंट होता है प्लान का। Each student should have an accepted or approved written format that has already stated the objectives and all the methods। मतलब हम जो आप लोग जो रिसर्च टॉपिक देंगे उसका सिनॉप्सिस देंगे, उसको हम बोल देंगे रिसर्च प्रोटोकॉल। पहले रिसर्च प्रोटोकॉल देना पड़ता है। एथिकल कमेटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब कोई समाज के अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, जैसे वकील होंगे, कोई डॉक्टर होंगे, कोई रिसर्चर होंगे, कोई स्टैटिस्टिशियन होंगे, जो सीनियर लोग रहते हैं उस फील्ड में, अपने अपने फील्ड में। वो लोग अप्रूव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि आपका रिसर्च सही है समाज के लिए, तभी आपको परमिशन मिलती है, तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जो रिसर्च प्रोटोकॉल होता है या सिनॉप्सिस होता है, जो फर्स्ट ईयर एमडी में देना होता है या पीएचडी में देना होता है फर्स्ट ईयर में, वो प्रोटोकॉल होता है, वो शॉर्ट में 3-4 पेज का रहता है। In a scientific study, it is essential to decide the assessment criteria for the different variables and also the methods for controlling the variables under the study. A scientific study design is based on assumptions and working hypothesis formulated before the project is executed। आप लोग जो भी हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि हमारा दवाई, जैसे मैंने बनाया कि जीवनैगृत क्रोध पे काम करेगा, एक ऐसा हाइपोथेसिस बनाया, और एक बनाया कि नहीं काम करेगा। तो मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि काम किया उसने। तो एक अजम्पशन होता है या हाइपोथेसिस होता है, उसका फॉर्मुलेशन और किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, इसका एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, वो होना चाहिए। फिर होता है सैंपल सिलेक्शन, हम किस पे काम कर रहे हैं, सैंपल क्या है, डेफिनेशन ऑफ द सैंपल।
It is a group of individuals that is subset of a population and has been selected from the population in some manner. These different manners may be random or systematic procedure. अब जैसे कि सैंपल हमने लिया, अभी मुझे क्रोधी पेशेंट पे काम करना था, मैं पूरी दुनिया पे तो नहीं रिसर्च कर सकता हूँ। मैंने कुछ 500 लोग लिए, उसमें जो क्रोधी थे वो मैंने लिए कि गुस्से वाले लोग हैं, ठीक है, तो वो एक कुछ पॉपुलेशन का सबसेट होता है और वो एक तरह का अलग तरह का मतलब ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, वो मैंने सैंपल लिया। सैंपल साइज होता है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए ग्रुप अंडर द स्टडी, द लार्जर द सैंपल साइज द ग्रेटर द प्रिसाइजनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द स्टडी। जितना ज्यादा इंडिविजुअल रहेंगे, सैंपल रहेंगे, उतना हमारा स्टडी अच्छा रहेगा। नहीं तो आपने केवल अभी जैसे कि 10 लोग हैं, मैंने कम लोगों में ही रिसर्च किया, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? ज्यादा सैंपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमूल दूध आ रहे, पूरे इंडिया में अमूल दूध जा रहे, उसको हमें देखना है कि अमूल दूध का क्वालिटी कैसा है, तो मुझे सैंपल लेना पड़ेगा। ज्यादा सैंपल लूंगा तो मुझे ज्यादा परफेक्ट समझ आएगा। जैसे कि मैंने गुजरात से अमूल दूध का कुछ सैंपल लिया, हिमाचल प्रदेश से लिया, अरुणाचल प्रदेश से लिया, महाराष्ट्र से लिया, राजस्थान से लिया, फिर पूरा उड़ीसा, बिहार, बंगाल, सब जगह से लिया। मुझे सैंपल साइज मिला और वहां से मैंने टेस्ट किया, सब जगह पाया गया कि अमूल दूध का क्वालिटी अच्छा है। तो ज्यादा सैंपल लिया तो मुझे पता चला। अगर मैं केवल गुजरात का ही लूंगा और उससे टेस्ट करूंगा और बोलूंगा कि अमूल दूध सबसे अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता है। ज्यादा सैंपल साइज होना चाहिए सब जगह का, फिर हमें पता चलता है। इसका यही मतलब है कि द लार्जर द सैंपल साइज द ग्रेटर द प्रिसाइजनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द स्टडी। ज्यादा सैंपल साइज होना चाहिए तो हमें पता चलता है कि हमारा जो स्टडी है वो रिलायबल है, विश्वास वाला है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है और हमें ज्यादा एरिया कवर होता है। फॉर प्रॉपर सैंपल द रिसर्चर मस्ट डिजाइन स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। मतलब हमें एक क्राइटेरिया करना पड़ता है, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन, कहाँ कहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं, है ना, और एक्सक्लूजन, जो चीज हमें छोड़ देनी है। अब जैसे कि हम लोग पेशेंट ले रहे हैं, तो जिनको डायबिटीज है, बीपी है, उन पे भी हम रिसर्च करें। अब वो पथ्य पालन नहीं कर सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट को तो 2-2 घंटे में खाना पड़ता है, तो हम उनको हटा देते हैं, या बूढ़े लोग को हटा देते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को हटा देते हैं। हम एज ग्रुप लेते हैं 20 से 50 साल के एज वालों को, 20 से कम वालों को एक्सक्लूजन करते हैं, 50 के ऊपर से एक्सक्लूड करते हैं। हम लोग इंक्लूजन में ये एज ग्रुप लेते हैं। मेल लेना है कि फीमेल लेना है, वो हम ऐसे करते हैं कि अगर गायनिक पेशेंट है तो फीमेल ही लेना पड़ेगा, मेल को हम हटा देंगे। तो होता है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन। Sample selection methods are the tools which are needed in every research. As per the nature of the study design, these tools can change. The tools of research are used for data collection, sample selection, and pre-testing. Pre-testing gives the validity of the tools which you have selected for study purpose. तो जो हम tools use करते हैं study के लिए, तो वो अलग अलग हो सकता है। डेटा कलेक्शन के लिए हम लोग tools use करते हैं, सैंपल सिलेक्शन, प्री टेस्टिंग के लिए। तो ये हमें वैलिडिटी देता है, मतलब हम सही है कि नहीं, हम लोग स्टडी करने के लिए जो सैंपल ले रहे हैं वो हमको सही चीज में वो पता चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर गंगा नदी का हमें सैंपल लेना है, तो हमने पानी लिया 10-10 ml का, है ना, एक एक साथ हमने पानी लिया, तो हरिद्वार का पानी लिया, ऋषिकेश का पानी लिया, कानपुर का लिया, सैंपल लिया हमने। तो हम कितना कितना ले रहे हैं, 10-10 ml ले रहे हैं, फिर हम उसको एक लैब में लेके जाके टेस्ट करेंगे पानी में, उसमें कितना वाटर कंटेंट है, दूसरे एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, कितने हैं। तो हमने वो लैब में एक प्रोटोकॉल बनाया कि हम इस तरह से चेक करेंगे। यही होता है टूल्स। अगर हमने 10 लैब लिए, उसके पास उतना वो नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और हम बोलेंगे कि सब जगह से सब कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, जो भी हम टूल्स यूज कर रहे हैं वो एक परफेक्ट होना चाहिए कि सब जगह सैंपल को अच्छे से वैलिडेट करे। An ideal research protocol should contain a clear and concise statement of the problem. जो प्रोटोकॉल होता है हमारा रिसर्च का सिनॉप्सिस, वह एक कंसाइज मतलब शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और क्लियर होना चाहिए। उसमें डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स, अजम्पशन, लिमिटेशन, हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम हमारा क्या लिमिटेशन है, हमारा क्या अजम्पशन है, हम कौन कौन से टर्म्स यूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए,
एंड गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या रिसर्च का सारा पहले क्या क्या रिसर्च हुआ है, हमने कौन कौन से शास्त्रों का प्रयोग किया है, कहाँ कहाँ से रेफरेंस समझे हैं, ये सब का हमें एक रिव्यू होना चाहिए। और एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च प्रोसीजर रेफरेंसेस एंड ए टाइम शेड्यूल, एक टाइम भी होना चाहिए। अभी आप लोगों के लिए टाइम कैसा है कि आप लोगों को एमडी वालों को 3 साल में कंप्लीट करना है, 3 साल में पूरा एमडी करना है, लेकिन आप देने के बाद 2 साल ही मिलते हैं आपको, या 1 साल ही मिलता है जिसमें आपको रिसर्च करना होता है सेकेंड ईयर का। तो आपको एक टाइम देना पड़ता है कि 6 महीने का हमें एनालिसिस करना है, या 3 महीने का, या 1 महीने का हमें करना है। टाइम शेड्यूल होना चाहिए। आप एनालिसिस कर रहे हैं, वो किस तरह से होगा, उसका भी एक मतलब टाइम पीरियड और सारा प्रोटोकॉल एक अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। रैंडमाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस यूज्ड इन रिसर्च टू अवॉइड द बायस इन द रिसर्च। बायस मतलब कुछ गलत चीजें हमारे उसमें नहीं आना चाहिए। अगर आप गंगाजल यूज कर रहे हैं, गंगाजल का ही पानी यूज करना है, आपको गोमती नदी और सोन नदी का नहीं लेना है। या जैसे अब मिट्टी का आपको पहचान करना है, मिट्टी में क्या चीज है, तो आपको मिट्टी ही लेना है, रेत नहीं लेना है। मतलब हमें बायस चीजें नहीं लेनी है, हमें जो चीज पे करना है वही हो। तो इसके लिए रैंडमाइजेशन भी होना बहुत जरूरी है। आप कहाँ कहाँ से सैंपल ले रहे हैं, वो कहीं से भी हम उठा के ले सकते हैं, है ना। इट ऑल्सो गिव्स ऑब्जेक्टिविटी द रिसर्च फाइंडिंग्स, रिसर्चर्स ऑन इन्वेस्टिगेटर थॉट्स बिलीव्स और एनी इमोशंस डू नॉट अफेक्ट द पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, या कोई बिलीव नहीं होना चाहिए कि हरिद्वार का पानी सबसे अच्छा है और कानपुर का गंदा है, बनारस का ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें इमोशन नहीं होना चाहिए, हमें पानी को चेक करना है। कोई इमोशन नहीं होना चाहिए, कोई बिलीव थॉट्स ये हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, वो अनबायस्ड होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशन। अब क्या जैसे कि लोग मतलब कुछ कुछ बिलीव होता है कि शिव जी पे जो पानी चढ़ा है ना वो सबसे पवित्र होता है, या जो दूध चलाया है ना वो सबसे पवित्र होता है, उसको लेके और पंचामृत लेके और हम उसको पी लें। ये जो बिलीव होता है ये हमें सही चीज नहीं करेगा, पता नहीं लगाएगा। यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल काम करना है, हमें बिलीव पे काम नहीं करना है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडमाइजेशन, दिस आर डिस्कस इन सेक्शन सी, दैट दिस टेक्निक यूटिलाइज इन सैंपल सिलेक्शन, ये आगे बताया जाएगा। अब ये जो है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया, ये मैंने अभी बता दिया आपको। रिसर्च प्रोटोकॉल फॉर्मेट, तो अभी आप लोग सिनॉप्सिस लिखेंगे या रिसर्च आर्टिकल लिखेंगे या थीसिस लिखेंगे, तो ये चीज होता है। तो इसमें हमें टाइटल पेजेस रहता है। आपने जैसे काम किया, जैसे शशि मैम ने कोई रिसर्च आर्टिकल लिखा, तो उसमें रिसर्च आर्टिकल का नाम होगा। फिर ऑथर्स नेम, शशि मैम ने रिसर्च किया है या आर्टिकल लिखा है तो उनका नाम रहेगा। फिर एफिलिएशन टू द इंस्टीट्यूट, आपने किस कॉलेज से वो काम किया है, वो आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा। हिज पोजीशन एज प्रोफेसर और हेड, आप तो एमडी स्कॉलर ऐसे करके लिखेंगे, या फिर आपके साथ जो गाइड ने काम किया है तो गाइड का नाम, वो उनका एचओडी है क्या, एसोसिएट प्रोफेसर है क्या, इंस्टीट्यूट का नाम के साथ में वो रहेगा। और एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट मतलब आपने जब रिसर्च किया तो आपको किस किस ने सहायता किया, आपके मन में क्या है, वो सारा एक्नॉलेजमेंट में लिखना पड़ता है कि आपको किस गाइड ने सहायता किया, आपको प्रिंसिपल सर ने सहायता किया क्या, आपको लैब असिस्टेंट ने सहायता किया क्या, आपको कलीग्स ने कैसा दिया। वो एक तरह से आपको किसने किसने रिसर्च में सपोर्ट किया, माता पिता ने किया क्या, वो एक्नॉलेजमेंट हमें लिखना पड़ता है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब शॉर्ट में पूरा रिसर्च का। इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, बैकग्राउंड और रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। पर्पस क्या, हाँ फिर हाइपोथेसिस कि हमारी दवाई काम करेगी, एक हाइपोथेसिस नहीं काम करेगी और काम करेगी, ये इंट्रोडक्शन में होता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स में सब्जेक्ट मटेरियल्स एपरेटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर्स, रिजल्ट में टेबल और फिगर ग्राफ स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन। फिर डिस्कशन में हम सारा चीज पूरा हाइपोथेसिस में सपोर्ट कर रहा है वो चीज हमारा एक्सपेरिमेंट की नहीं, रिजेक्ट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है हाइपोथेसिस को। और प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन कंक्लूजन। फिर रेफरेंसेस अपेंडिक्स, आपने कोई कोई सर्टिफिकेट लाए कहीं कहीं से, रॉ मटेरियल लाया, वो सही में है कि नहीं है, वो लैब में आपने चेक करा है तो वो अपेंडिक्स में डालना पड़ता है। कंसेंट फॉर्म दिया पेशेंट को, वो अपेंडिक्स में डालना पड़ता है। फिर मास्टर चार्ट रहता है हमारा, या फिर जो आपने स्टैटिस्टिक्स के बार डायग्राम किया उसका कुछ मतलब एक्सेल फॉर्म में आपने किया है, वो सब डालना होता है अपेंडिक्स में। और बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी मतलब आपने कौन कौन से
बुक से रेफरेंसेस लिए, वो सारा चीज आपको लिखना पड़ता है। फिर आता है समरी। राइटिंग ए गुड प्रपोजल और साइंटिफिक मैटर इज एन आर्ट एंड रिसर्च स्टूडेंट मस्ट लर्न दिस आर्ट। मतलब ये एक कला है, हम कोई भी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं और लिख रहे हैं, ये एक आर्ट होता है। द गोल ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च इज ए पब्लिकेशन। आपने जो भी रिसर्च किया उसको पब्लिश करना बहुत जरूरी है, जर्नल्स में, समाज को बताना जरूरी है, तो पब्लिश होना बहुत जरूरी है आर्टिकल्स का। The research work must be published, then only others will know about the same and will help to spread the knowledge. तो ये जर्नल्स में होना चाहिए आर्टिकल्स, आपके जो भी आपका रिसर्च है उसका शॉर्ट फॉर्म में आर्टिकल आना चाहिए। Reproductives of the character of the science and hence scientific work must be written in a scientific manner to reproduce the experimental work for the development of the knowledge and science। मतलब हम लोग जो भी काम किए उसका आगे आगे वो बढ़ते रहना चाहिए, उसका रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो और वो भी साइंटिफिक मैनर में एक्सपेरिमेंट होते ही रहने चाहिए, होते ही रहने चाहिए। पहले के जमाने में मोबाइल आया था तो वो नोकिया का आया था इतना बड़ा, फिर बाद में रिसर्च हुआ, फिर वो आईफोन आया, फिर एंड्रॉयड आया, अलग अलग आया। तो ये जो भी चीजें हैं ना, ये रिसर्च होने की वजह से आया। तो ये रिसर्च हुआ तभी तो। और जरूरत क्या है हमको, एंड्रॉयड की जरूरत क्या है हमको, आईफोन की जरूरत क्या है ना, जरूरत है। पहले का फोन जो होता था कितना बड़ा होता था, फिर पीसीओ रहता था पहले के जमाने में, 1 रुपया डालो कॉइन और बाहर करो। फिर आया आईएसडी, एसटीडी, उसके बूथ बने बहुत सारे। फिर आया कि चलो हम इतना पैसा लग रहा है हम एक शॉर्ट फोन बनाए, फिर मोबाइल का जमाना आया। ऐसे अलग अलग रिसर्च होते गए, हर फील्ड में रिसर्च होते गए। अभी जैसे कि पेट्रोल का कार बना पहले, फिर बाद में आया कि पेट्रोल बहुत खर्चा हो रहा है तो डीजल कार बनाओ, फिर आया कि सीएनजी का कार बनाओ, फिर आया कि अब इलेक्ट्रिक कार अब आएगा। मतलब ऐसे अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, जो जो चीजें हमें आगे समाज को चेंज करने के लिए चाहिए तो रिसर्च होते रहता है। ठीक है, आप लोग को कुछ कहना है? शशि मैम, आरती मैम, 1 घंटा हो गया, मैंने बताने का कोशिश किया, मैं समझा पाया क्या आप लोगों को? शशि हेलो। मैम। हाँ जी मैम। प्रणाम सर, बहुत अच्छा सर पढ़ाया आपने। सर मेरे को एक चीज बताइए सर, वो जो आपने प्रोफेसर बागेल वाला, वो क्या बुक है या कैसे पता हाँ लगेगा कि कौन सा टॉपिक हाँ, देखें? हर कॉलेज के लाइब्रेरी में एक प्रोफेसर बघेल सर का एक बुक होता है, वो आपको सीनियर्स बताएंगे। उसमें जितने भी मतलब 1950 से जितने भी आयुर्वेद में रिसर्च हुए हैं उसका सारा सब्जेक्ट वाइज सब रिसर्च का सब दिया हुआ होता है, टाइटल दिया होता है, और किसने किसने किया है, को गाइड कौन थे, गाइड कौन थे, वो सब है। और उसका इंटरनेट पे भी है। आपके पास कंचन मैम का नंबर होगा तो हाँ जी कंचन सर। मैम वेबसाइट का वो दे देंगे एड्रेस, वो डाल के आप देख सकते हैं। बघेल सर का ठीक बुक है। है, हमारे भारतीय विद्यापीठ में लाइब्रेरी में ही रहता है, वो हमारे पास नहीं है, वो अलाउड नहीं रहता। तो वो लाइब्रेरी में रहता है और वो इंस्टीट्यूट्स को ही दिया जाता है, कॉमनली वो मिलता नहीं है। और नहीं तो वेबसाइट है तो वेबसाइट में भी आता है। या फिर आप जैसे गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, उसके वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे जो जो रिसर्च हुए हैं उसका भी सारा चीज दिया है, लेकिन उसमें उसी यूनिवर्सिटी का दिया है। बीएचयू के उसमें जाएंगे तो उसमें उसी यूनिवर्सिटी में क्या क्या काम है वो मिलेगा। लेकिन जो बघेल सर का एक वेबसाइट है उसमें सारा दिया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो भी काम हुआ है सब दिया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। वो फिर वेबसाइट का आप बता देना कौन हाँ, सा, उस पे वो फिर देख वेबसाइट लेंगे। कंचन मैम या मोनिका मैम बता सकती हैं, क्योंकि यस मेरे सर। पास वो चीज है नहीं, मेरा अभी पढ़ाई होके बहुत साल हो गया ना, तो मेरे पास वो चीज नहीं है। हम लोगों के टाइम पे बुक था, लेकिन बाद में पता चला कि वो वेबसाइट ही आ गया है कोई, तो उसका एड्रेस निकालना पड़ेगा, www.pmd research ऐसे कुछ तो है। आप जो जो लोग अभी एमडी कर रहे हैं ना उनको मालूम है सब चीज। थैंक यू सर। हाँ शशि मैम, आपका टॉपिक डिसाइड हो जाएगा तो बताइएगा। सर आप ही मुझे गाइड करो, क्योंकि सर लोग का तो जो है कि खुद से ढूंढ करके लाना है। और वो बात आपने सही कहा कि मैंने सर्च मारी थी तो बघेल जी की जो बुक है वो नहीं अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन भी परचेज के लिए नहीं ऑप्शन मिल रहा है। हाँ वो लिमिटेड ही रहते हैं। नहीं तो हाँ आपका जो जी। मेन यूनिवर्सिटी है उसके लाइब्रेरी में देखिए। अच्छा। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ
मतलब पूरे इंडिया में आयुर्वेद के कॉलेजेस में वही यूज होता है, बघेल सर का बुक। हाँ होना तो चाहिए पर नहीं है कॉलेज में। सर ने कहा कि आप अरेंज कर दीजिए, कॉलेज में रखा जाएगा, बट ऑनलाइन मिल ही नहीं रहा तो हमें अरेंज कहाँ से कर दें। ऑनलाइन मिलेगा, आप कंचन मैम से पूछे, वो वेबसाइट बताएंगी, फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ सर, वो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, मतलब मैं वही करें, बुक नहीं है परचेज के लिए। हाँ लेकिन है ना डाउनलोड का ऑप्शन, जी सर। तो वो बताइए ना आरती मैम को अरे आप। सर वो बुक का नाम ही है, बघेल समथिंग करके है। मैम सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा, मेरे को दिखेगा तो मैं भेज दूंगी फिर से। हाँ आप भेज दीजिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी 10 बज गया है, 1 घंटा हो गया, काफी पढ़ाई हो गया। अब हम ब्रेक लेते हैं, अब सुबह मिलेंगे। आप लोगों को जरूर काम आएगा जो भी मैंने पढ़ाने का कोशिश किया। मैं एक टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं बस पढ़ा रहा हूँ। मैं टीचर कॉलेज में नहीं सब सीखा, यहाँ आयुष दर्पण पे सीखा हूँ पढ़ाना। डॉक्टर मोना गायकवाड़ मैम, आपका टॉपिक डिसाइड हो गया क्या? मोना मैम शायद बिजी हैं अभी। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। नेक्स्ट संडे को हम कुछ अलग थैंक टॉपिक पे यू। पढ़ाई करेंगे। थैंक यू, प्रणाम।